हाय भैया लोग, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग एक नए लेसन की शुरुआत कर रहे हैं, इकोलॉजी के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। इकोलॉजी सीखेंगे और इस पूरे लेसन का वीडियो हम लोग यूट्यूब पे डाल देंगे। और लाइव क्लास हमारी चल नहीं पा रही है सही से, तो हम लोग वीडियो ही बना के डाल देंगे। आपको समझ में आएगा, आप लोग देखिए। हम जो पढ़ने चल रहे हैं उस यूनिट का नाम है इकोलॉजी। इकोलॉजी, बहुत पहले बात हो चुकी है कि लॉजी का मतलब होता है स्टडी, मतलब पढ़ाई करना, अध्ययन करना, लॉजी कहलाता है। इको का मतलब है घर, जिस घर में हम लोग रह रहे हैं, पूरे संसार के बारे में पढ़ने को इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी को समझने के लिए सबसे जरूरी बात है, सबसे पहले हम लोग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखें कि किस प्रकार सृष्टि का निर्माण हुआ। बहुत पहले हम लोग बात कर चुके हैं बायोलॉजी में कि दुनिया कण कण से मिलकर बनी। उन कणों का नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये कण मिल करके एक दिन तत्व का निर्माण करते हैं, एलिमेंट। और जब एलिमेंट मिल जाते हैं तो अणुओं का निर्माण होता है, अणु का निर्माण होता है। अणु को हम लोग मॉलिक्यूल बोलते हैं। ये लोग मिलकर एक दिन कोशिका बनाते हैं। कोशिका वह इकाई है, मूलभूत इकाई है जीवन की। हमने कोशिका को समझाने के लिए आपको बताया कि आप लोग एक कमरे में चलिए, जो कमरा चारों तरफ दीवारों का ईंटों का बना हुआ है और छत भी ईंट की बनी। उस कमरे में जब जाओगे, कोई पूछेगा कि भैया ये कमरा किसका बना हुआ, तो आप बताएंगे कोशिका का बना, ईंटों का बना। और हर ईंट एक कोशिका का काम कर रही है। कोई अपने शरीर में जाए और पूछे कि हमारा शरीर किसका बना हुआ है, तो हम आपको बताएंगे सेल्स का बना हुआ है, जिनको हम कोशिका बोल रहे हैं। अलग अलग प्रपोर्शन में ईंटें मिल करके अलग अलग रूम का निर्माण करती। ऐसे ही कोशिका अलग अलग मात्रा में मिल करके ऊतक का निर्माण करती है, जिनको हम टिश्यू बोलते हैं। और टिश्यू एक दिन आर्गन बनाता है, और आर्गन एक दिन आर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। आर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। आर्गन का मतलब अंग, अंग बनते हैं, हाथ पैर सब अंग हैं। ये सब ऊतक से मिलकर बने हुए। पिछली क्लासेस में हमने ऊतक के प्रकार वगैरह सब डिस्कस किए। भाई आर्गन सिस्टम, कई अंग मिल जाए तो जिसका निर्माण होएगा उसे आर्गन सिस्टम बोलेंगे। जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ये लोग मिल करके जिनके अंदर रहते हैं उनका नाम है जीव। और जीव जब मिलते हैं तो निर्माण होता है, समान प्रकार के लोग मिलते हैं तो निर्माण होता है जाति का, पॉपुलेशन का। जीव को बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मिलकर के पूरी जनसंख्या निर्माण करते हैं, जिन्हें पॉपुलेशन बोलते हैं। इनको हिंदी में जीव, इनको बोलते हैं समष्टियां। और जब ये पॉपुलेशन मिल जाती हैं तो निर्माण करती हैं कम्युनिटी का। जैसे भाई समान प्रकार के जीव जब मिले तो पॉपुलेशन का निर्माण हुआ, जनसंख्या के। दुनिया के सारे कुत्तों को ले लिया गया, कुत्ते की प्रजाति बना दी गई। भैंस को ले लिया गया, भैंस की जात बना दी गई। मनुष्य को ले लिया गया, मनुष्य की जात बना दी गई।
तो ये सब बोलते हैं पॉपुलेशन। सबको मिला करके, कुत्ता बिल्ली सियार सबको मिला करके जिनका निर्माण होता है उन्हें हम समष्टियां बोलते हैं, पॉपुलेशन बोलते हैं। और ये लोग जिनके अंदर रहते हैं उन्हें हम कम्युनिटी बोलते हैं, समुदाय बोलते हैं। जैसे एक कंपनी में आदमी काम कर रहा है, पूरी कंपनी क्या हुई? समुदाय। उनके अंदर के लोग क्या हुए? समष्टियां। और एक कम्युनिटी मिलती है तो इन्वायरमेंटल, इकोसिस्टम और बायोम का निर्माण होता है। इकोसिस्टम एंड बायोम का निर्माण होता है, जिससे हम जीवोम बोलते हैं। तो भाई एक बार लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, जिससे हमारा दुनिया संसार बना हुआ है। संसार के बारे में ही पढ़ना हमने बोला था कि विज्ञान। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलकर के तत्व बनाते हैं, और ये तत्व मिलकर के एक दिन अणुओं का निर्माण करेंगे। कोशिका बनेगी, ऊतक बनेगा, अंग बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा, ऑर्गेनिज्म बनेगा, और एक दिन पूरा पूरा घर बनेगा जिसका नाम इकोलॉजी, इकोसिस्टम, बायोम, संसार बन जाएगा। लेकिन एक बात बिल्कुल पक्की है कि हम लोग इकोलॉजी पढ़ रहे हैं, इस घर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो घर के बारे में जो लोग रहते हैं उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। भाई इसमें ऑर्गेनिज्म रह रहे, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम। इसका मतलब कि सबसे छोटी बात है इकोलॉजी को पढ़ने के लिए कि हमें ऑर्गेनिज्म आना चाहिए। अगर ऑर्गेनिज्म नहीं आया, ऑर्गेनिज्म सबसे छोटी यूनिट है। ये हमने बताया कि हमारे शरीर के अंदर अगर कोई जाए और पूछे शरीर किसका बना है, तो आप बताएंगे कोशिका को। इसका मतलब अगर शरीर को हमारे पढ़ना है तो क्या पढ़ लें हम लोग? कोशिका पढ़ लें। और सेम इसी प्रकार अगर किसी को इकोलॉजी पूरे अपने घर के बारे में पढ़ना है, संसार के बारे में पढ़ना है, तो उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनिज्म की। क्यों ऑर्गेनिज्म सीखे? आप विश्वास करिए, इकोलॉजी के अंदर ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं, पॉपुलेशन पढ़ते हैं, समुदाय पढ़ते हैं, इकोसिस्टम पढ़ते हैं, सबको मिला दो बायोम्स पढ़ते हैं। और हम जो लेसन पढ़ने चल रहे हैं उसका नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जीव और समष्टियां। इनको पढ़ने के बाद जो लेसन आएगा कम्युनिटी, उनको पढ़ने के बाद जो आएगा इकोसिस्टम। तो इन चारों के बारे में अपनी किताब एनसीईआरटी डिस्कस करती है। पहला लेसन है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो हम लोग ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के बारे में पढ़ने स्टार्ट करते हैं। भाई एक बार बता दो साथ में सब लोग, इको का मतलब घर, लॉजी का मतलब स्टडी। घर के बारे में अध्ययन करने चल रहे हैं हम लोग। घर के बारे में अध्ययन करने के लिए जरूरी बात है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आना चाहिए, जिससे हमें अपने संसार के बारे में, घर के बारे में पता लग सके। ये घर किसे बोल रहा है? पूरे संसार को बोल रहा है। हमने बताया कि दुनिया कणों से मिलकर बनी है, जिनका नाम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ये मिलकर के तत्व का निर्माण करते हैं, तत्व मिलकर के अणुओं का निर्माण करते हैं, और अणु से एक दिन बनती है कोशिका। और जब ये कोशिका मिल जाते हैं तो बनते हैं ऊतक, और ऊतक से बनता है अंग। अंग मिलकर के अंग सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जिसे हिंदी में अंग तंत्र बोलते हैं। ये लोग मिलेंगे तो जीव का निर्माण होगा, ऑर्गेनिज्म। और ये लोग जब समान प्रकार के जीव मिल जाते हैं तो जाति का निर्माण होता है, और इनको हम बोल रहे हैं समष्टियां, पॉपुलेशन, जनसंख्या का निर्माण होगा। और ये लोग मिलेंगे तो समुदाय बनेगा, कम्युनिटी बनेगी, और कम्युनिटी एक दिन मिलकर के इकोसिस्टम बनाएगी और बायोम बनाएगी। तो हम लोग को इस लेसन में पढ़ाया गया सबसे पहली बात ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। इकोलॉजी के बारे में थोड़ा सा बताएं। इकोलॉजी शब्द सबसे पहले पीटर रीटर नामक वैज्ञानिक ने दिया, REITER, रीटर। सबसे पहले इकोलॉजी के बारे में रीटर नामक वैज्ञानिक ने इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया, और इसको डिस्क्राइब किया हैकेल। हैकेल ने इसके बारे में बताया कि इको का मतलब घर और लॉजी का मतलब अध्ययन करना।
और इकोलॉजी की परिभाषा बताइए कि इकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ इंटरेक्शन। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन। कि इंटरेक्शन के अध्ययन को हम इकोलॉजी बोलते हैं। बढ़िया बात आती है कि इंटरेक्शन क्या है सर, इनके बीच इंटरेक्शन है। इंटरेक्शन का मतलब होता है पारस्परिक क्रिया। पारस्परिक क्रिया। संसार में दो लोग हैं, या तो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट वायुमंडल हमारा, इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट है और ऑर्गेनिज्म। इन्वायरमेंट है और ऑर्गेनिज्म। तो कहते हैं कि इकोलॉजी इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म के बीच क्या पारस्परिक क्रिया हो रही है, क्या हो रहा है, और ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच क्या क्रिया हो रही है, इनकी स्टडी को बोलते हैं इकोलॉजी। क्या बोला कि इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन। इंटरेक्शन पारस्परिक क्रिया के अध्ययन को हम इकोलॉजी बोलते हैं। बढ़िया बात निकल के आती सर जी, किनके बीच इंटरेक्शन है, पारस्परिक क्रिया किसके बीच है? तो बताते हैं कि इकोलॉजी की यूनिट है ऑर्गेनिज्म और उनके चारों तरफ का वातावरण इन्वायरमेंट। ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनिज्म के साथ क्या रिलेशन है और ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन है, इन दोनों रिलेशन को समझाने के लिए इकोलॉजी का प्रयोग किया गया। इसीलिए कहते हैं इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन। इकोलॉजी इंटरेक्शन की के बारे में पढ़ना क्या है, इकोलॉजी। और किनका इंटरेक्शन है, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के बीच क्या रिलेशन है, और ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच क्या रिलेशन। अभी हमने बताया था कि ऑर्गेनिज्म मिलेंगे तो पॉपुलेशन का निर्माण होगा और पॉपुलेशन से कम्युनिटी का निर्माण होगा और कम्युनिटी से इकोसिस्टम का निर्माण होगा। तो हम लोग इन चार में से दो को इस लेसन में पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन। और इनको समझने के लिए, ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन को समझने के लिए हमने प्रयोग किया इंटरेक्शन शब्द का। अब इंटरेक्शन क्या है कि ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म के बीच क्या रिलेशन है और ऑर्गेनिज्म और उनके वातावरण के बीच क्या रिलेशन है, इनको, इन दोनों का अध्ययन जिसमें करते हैं उसे बोलते हैं इंटरेक्शन। और इंटरेक्शन की स्टडी क्या कहलाती है, इकोलॉजी। अभी हम आपको बताएंगे क्या इंटरेक्शन इनके बीच है। आप समझ गए होंगे इंटरेक्शन क्या चीज है, कि ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म के बीच क्या रिलेशन है और ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच क्या रिलेशन है। इसको समझने के लिए शब्द इंटरेक्शन का प्रयोग किया गया। अब इंटरेक्शन को समझने के लिए, इंटरेक्शन को समझने के लिए, इंटरेक्शन मतलब पारस्परिक क्रिया, इनको समझने के लिए इकोलॉजी में दो प्रकार के क्वेश्चन उठते हैं। एक कहता है, जो व्हाई कहता है कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और एक दूसरा बताने का प्रयास करता है हाउ, कैसे हो रहा है। इंटरेक्शन को समझने के लिए इकोलॉजी लेवल पर दो क्वेश्चन उठते हैं। एक का नाम क्यों हो रहा है और एक कैसे हो रहा है। दो शब्द किताब पूछती है इनको समझने के लिए, इंटरेक्शन समझने के लिए। क्यों वाली बात से हमको पता चलता है सिग्निफिकेंस का, सिग्निफिकेंस
सिग्निफिकेंस। और हाउ वाले क्वेश्चन से मैकेनिज्म के बारे में पता चलता है। मैकेनिज्म क्या है? सिग्निफिकेंस का मतलब ये महत्व बताता है कि कोई काम क्यों हो रहा है, और मैकेनिज्म जो है ये क्रिया विधि समझाती है कि ये कैसे हो रहा है। फिर से एक बार कि इंटरेक्शन के बारे में जानकारी प्राप्त करना इकोलॉजी कहलाता है। और इंटरेक्शन को समझने के लिए दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपने आप से। एक पूछा जाता है क्यों हो रहा है, दूसरा पूछा जाता है कैसे हो रहा है। और क्यों वाले शब्द का मतलब है वो महत्व बता रहा है, सिग्निफिकेंस बता रहा है। और कैसे वाले का मतलब है कि क्रिया विधि समझा रहा है कि कैसे हो रहा है। जैसे किताब में लिखा है कि बुलबुल सिंगिंग क्यों करती है। बुलबुल सिंगिंग क्यों करती है, कि बुलबुल गाना क्यों गाती है। ये बुलबुल सिंगिंग में हम इंटरेक्शन कैसे बताएंगे? तो इंटरेक्शन को समझने के लिए दो सवाल पूछेंगे। एक है व्हाई, क्यों बुलबुल सिंगिंग कर रही है। इसके लिए कहते हैं कि हो सकता है कि बुलबुल गाना इसलिए गा रही हो, अलार्म क्लॉक हो। जैसे बुलबुल मान लो दाना चुगने जा रही है, दाना चुग रही, कोई दूसरा पक्षी उन पे अटैक कर दिया तो बुलबुल अपना चिल्लाने लगेगी, जिससे और पक्षी जान जाएंगे कि भाई हाँ कोई ना कोई अटैक करने आ गया। उससे बचने के लिए वो क्या करती है, आवाज निकालती है। बात हमारी कम समझ में आ रही है? चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। इंटरेक्शन इज द स्टडी ऑफ, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन। हम जो यूनिट पढ़ रहे हैं उसका नाम है इकोलॉजी, अपने घर के बारे में पढ़ रहे हैं। उसको समझने के लिए हमें इंटरेक्शन समझना, और इंटरेक्शन को समझने के लिए दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपने आप से, एक क्यों और कैसे। क्यों वाला बात उनकी महत्व बता रहा है, कैसे वाली बात उनकी क्रिया विधि समझा रहा है। जैसे किताब कहती है कि एक क्वेश्चन है कि बुलबुल सिंगिंग करती है, तो पहला क्वेश्चन इनका इंटरेक्शन समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्यों करती है सिंगिंग, वही बात समझा रहा हूं। ये कोई बुलबुल है, दाना चुग रही है, कोई पक्षी दूसरा उन पे अटैक कर दिया तो उससे बचने के लिए वो चिल्लाने लगेंगे, अलार्म क्लॉक के रूप में प्रयोग करेंगे। अच्छा, दूसरी बात हो सकता है कि उनका सीजन चल रहा हो, और सीजन चल रहा है, वो मिलना चाहती हैं, जनन के लिए मिलना चाहती हैं, तो भी वो अपनी आवाज निकालेंगी और वो बताएंगी कि मीटिंग के लिए बुला रही हैं। बच्चों को किसके लिए बुला रहे हैं, मीटिंग के लिए बुला रहे हैं। तो भाई मेट कॉलिंग, मेट कॉलिंग। क्यों वाले क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि बुलबुल गाना क्यों गाती है, हो सकता है उसको अलार्म क्लॉक हो, जैसे कोई पक्षी है अपना चुग रहा है दाना, कोई दूसरा अटैक कर दे, उनसे बचने के लिए वो अपना आवाज निकालती है। या हो सकता है उनका सीजन चल रहा हो, रिप्रोडक्शन के लिए बुला रही हो, अपने मेट को मिलने के लिए बुला रही हो। दो रीजन हो सकते हैं। भैया देखो इसमें आवाज आ रही है, बन रहा है, बन तो नहीं हो, देखे रहना। तो अपने मेट से मिलने के लिए बुला रही हूं। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है, व्हाई समझा रहा है, क्यों हो रहा है। तो आप समझ गए बुलबुल सिंगिंग क्यों कर रही है। हो सकता है अपने मेट से मिलने के लिए परेशान हो सकता है कि अलार्म क्लॉक हो, दूसरे पक्षियों से बचने के लिए इसका प्रयोग कर रहा हो। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है कि कैसे करती है। तो हम समझाते हैं बड़ा अच्छे तरीके से कि जैसे ह्यूमन में लैरिंग्स पाया जाता है, और लैरिंग्स के ऊपर ग्लाटिस है, ग्लाटिस के ऊपर एक ढक्कन नुमा संरचना बनी हुई है जो इपीग्लॉटिस बोलते हैं।
जैसे ये हमारा लाइरिंग्स है तो इसके ऊपर एक ढक्कन लगा हुआ है जिसका नाम है इपीग्लॉटिस। अब जब हवा फेफड़े से आई तो ये ढक्कन खुलेगा, बंद होएगा, जिसके कारण आवाज निकलेगी और इनको स्वर देंगी अपनी जीभ। सेम इसी प्रकार जो चिड़िया होती है उनके लैरिंग्स को हम लोग सीरिंग बोलते हैं, और इनमें लगी होती है बोन जिनको बोलते हैं वाइब्रेटिंग बोन। और ये बोन सेम गिटार के तार के जैसी होती है। जैसे यहां से हवा जाएगी ये अपना हिलेंगी और ध्वनि प्रस्तुत करेंगी, जिनके कारण गिटार के तार जैसी आवाज आएगी और बुलबुल अपना गाना करेगा। तो बुलबुल सिंगिंग को समझने के लिए कि इनका इंटरेक्शन क्या है, हमने 2 क्वेश्चन पूछे, क्यों और कैसे। क्यों वाले क्वेश्चन का मतलब है महत्व बता रहा है कि भाई उनको अलार्म क्लॉक में जरूरत है, उनको मीटिंग की जरूरत है, इसलिए वो बुला रही अपना गाना गा रही। और कैसे वाले शब्द को समझने के लिए क्रिया विधि समझनी पड़ी कि जो बुलबुल है उनमें सीरिंग पाई जा रही, उनके अंदर वाइब्रेटिंग बोन पाई जा रही। जैसे हवा निकलेगी तो वाइब्रेट करेंगी, आवाज निकलेगी और अपना उनका आवाज निकलेगा जिसे हम बोलेंगे बुलबुल सिंगिंग कर रही। तो इकोलॉजी में इंटरेक्शन इसी प्रकार समझे जाते हैं। जैसे एक दूसरा क्वेश्चन अपनी किताब पूछती है कि नाइट ब्लूमिंग फ्लावर व्हाइट होते हैं, रात में खिलने वाले जो पुष्प हैं वो व्हाइट होते हैं। नाइट में खिलने वाले जो फ्लावर होते हैं वो कैसे होते हैं, व्हाइट होते हैं। नाइट ब्लूमिंग फ्लावर नाइट ब्लूमिंग फ्लावर जो हैं वो कैसे होते हैं, व्हाइट होते हैं। ये बात समझाओ, इनमें इंटरेक्शन समझाओ। तो पहले हम पूछेंगे क्यों होते हैं। भाई नाइट रात में खिलने वाले जो फूल हैं वो व्हाइट क्यों होते हैं। व्हाइट वो इसलिए होते हैं कि रात के समय व्हाइट कलर विजुअल होता है, जो हमको आसानी से दिख जाता है। और जब व्हाइट कलर आसानी से हमको दिख जाएगा तो जो पॉलिनेटर आ रहा है, जो कीड़े मकोड़े आ रहे हैं, उनका परागण करने के लिए वो आसानी से व्हाइट फ्लावर को देख पाएंगे। प्योर रिफ्लेक्टेड होता है, आसानी से दिख जाता है, और जिसके कारण नाइट वाले फ्लावर कैसे होते हैं, अपना व्हाइट होते हैं, वो अच्छे से हमको दिख जाएंगे और उनको पता लग जाएगा आसानी से। इसी प्रकार वो पूछते हैं कि एक पौधा है कैक्टस, कैक्टस में कांटे पाए जाते हैं। कहते हैं कैक्टस में कांटे क्यों पाए जाते हैं। भैया कैक्टस एक जीरोफिटिक प्लांट है, जीरोफिटिक प्लांट है। जीरोफिटिक का मतलब यह है कि सूखे में रह रहा प्लांट, राजस्थान में पाया जाता है, रेगिस्तान में। तो होगा क्या कि कैक्टस जैसे पौधा है अपना, तो उनमें लगे होंगे कांटे लगे होंगे। अब राजस्थान में रह रहे तो पानी इनको मिल रहा कि नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। और जब पानी इनको नहीं मिल रहा तो एक कम पानी में अपना काम चलाएंगे तो रह पाएंगे या तो नहीं रह पाएंगे। इसके लिए इन्होंने क्या किया, अपनी पत्तियों में कांटे निकाल दिए, जिससे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, जो ये लोग अपना जल फेंक रहे थे, वो फेंकने की दर क्या हो जाए, कम हो जाए, जिससे आसानी से रेगिस्तान में ग्रो कर सके। तो इनका ये इंट्रैक्शन रहा भैया कि इकोलॉजी में शब्द हमने प्रयोग किया इंट्रैक्शन। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन। तो इंट्रैक्शन को समझने के लिए 2 लेवल के क्वेश्चन होते हैं, व्हाई और हाउ, क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। अब हमने ऑर्गेनिज्म लेवल पे बता दिया। अब अपना नया टॉपिक है ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट। ऑर्गेनिज्म
एंड इट्स इन्वायरमेंट। ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट, हिंदी में जीव एवं पर्यावरण। जीव और पर्यावरण में क्या रिलेशनशिप है, इनको हम लोग समझते हैं। थोड़ा सा इनको समझने के लिए अर्थ की तरफ चलते हैं। हम लोग भूगोल में थोड़ा सा पढ़ चुके हैं कि ये जो संरचना है ये इलिप्टिकल संरचना है, अंडाकार संरचना। इलिप्ट उस संरचना को बोलते हैं जहां पर दो सर्किल से बना हुआ। मान लो कि एक सर्किल ये है, गोला एक ये है और एक गोला ये है। दो गोले से बनी हुई संरचना को हम लोग इलिप्टिकल संरचना बोलते हैं कि अंडाकार। इसका मतलब अगर दो गोला है तो इनके फोकस भी कितने होंगे, दो। ये सब बातें हम लोग थोड़ा सा फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो इनका ये देखो बीच वाली रेखा है, यहां पर एक फोकस होगा और इसी फोकस पर स्थित है हमारा सूर्य। क्या स्थित है, सूर्य। यहां कहीं पर अपनी पृथ्वी स्थित है, यहां पर अपनी पृथ्वी स्थित है। पृथ्वी जब सूर्य के पास होती है तो आराम से यहाँ पर प्रकाश ज्यादा पड़ता है। अब प्रकाश ज्यादा पड़ता तो हम समझ जाते हैं यहाँ पर चल रही है गर्मियां। क्या चल रही है, गर्मियां। अच्छा, लेकिन जब इस स्थान पर पृथ्वी पहुंचती है तो दूरियां बढ़ जाती हैं, तब हम समझ जाते हैं यहाँ पर प्रकाश कम आ रहा है और आ गई है विंटर। क्योंकि पृथ्वी दो प्रकार की गतियां करती है। एक तो अपने धुरी पर घूम रही है और एक इनका चारों तरफ का चक्कर लगा रही है। अपने धुरी पर घूमने को बोलते हैं रोटेशन। रोटेशन मतलब घूर्णन। और चारों तरफ जब घूमती है उसे बोलते हैं रिवोल्यूशन, परिक्रमा करना। अब भाई जब ये वाला यहां पर थी पृथ्वी तो समर चल रही थी, जब ये पृथ्वी यहां पहुंची तो विंटर हो गया और ये अपनी धुरी पे घूमती है, जिसके कारण डे और नाइट होते हैं, दिन और रात होते हैं। लेकिन एक बात समझ पाए कि इनके चारों तरफ घूमने से मौसम में चेंज आते हैं। किसमें चेंज आते हैं, मौसम में चेंज आते हैं। क्योंकि इनके चारों तरफ घूमने से दो चीजों में चेंज होता है। एक तो इंटेंसिटी बदल जाती है, इंटेंसिटी जो प्रकाश हमारा पड़ रहा है उसकी इंटेंसिटी बदल गई। क्यों, क्योंकि जब समर चल रही थी तो यहां प्रकाश को थोड़ी दूरी तय करना है, जिनके कारण इनका जो ड्यूरेशन है वो थोड़ा बढ़ गया। इसीलिए गर्मियों में दिन कैसे होते हैं, बड़े, और ठंडियों में दिन छोटे। अब ये जो लाइट पड़ रही है वो थोड़ा तेज, अपना 1 सेकंड में ज्यादा फोटॉन गिरेंगे, जिसके कारण इनका जो लाइट होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इनका ताप क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो हम बोलेंगे कि इनकी इंटेंसिटी कैसी है, हाई हो गई। तो इंटेंसिटी इनका बदल जाएगा और इंटेंसिटी बदलेगा तो इनका ड्यूरेशन भी बदल जाएगा, समय भी बदल जाएगा। मतलब जैसे अभी हमने बताया कि समर चल रही, गर्मियां चल रही, तो दिन कैसे हो रहे, लंबे। ठंडियां आई तो दिन छोटे हो गए। क्यों हो गए भाई, क्योंकि इंटेंसिटी बदल गई और ड्यूरेशन बदल गई। और इन इंटेंसिटी और ड्यूरेशन के बदलने से, इंटेंसिटी बदली और ड्यूरेशन बदला, इसी वजह से क्लाइमेट बदल गया। और क्लाइमेट बदलने से हमारे वेदर बदल गए, वातावरण पूरा हमारा बदल गया। वातावरण बदला तो मौसम भी बदल गया। और मौसम अगर बदल गया किसी जगह का भैया, तो उनकी प्रोडक्टिविटी भी
बदल गई। और अगर प्रोडक्टिविटी बदल गई तो फौना बदल गई और फ्लोरा बदल गई। अब फौना और फ्लोरा बदल गए तो उनका बायोम्स भी बदल गए। सर जी कुछ ज्यादा इंग्लिश पढ़ाई थी। चल भाई फिर से समझते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं जीव एवं पर्यावरण। इनको समझने के लिए हम लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया कि एक इलिप्टिकल संरचना है, जिसमें इलिप्टिकल उसे बोलते हैं जिनमें दो फोकस होते हैं। एक फोकस पे अपना कौन स्थित है? सूर्य स्थित है। यहाँ पर कहीं पृथ्वी है जो इनका चारों तरफ क्या लगा रही? चक्कर। ये चक्कर दो प्रकार के हैं। एक तो अपने जगह पे घूम रही है जिनको हम रोटेशन बोलते हैं, और एक क्या है? चारों तरफ घूम रही, जिसे क्या बोल रहे हैं? रिवोल्यूशन, घूर्णन और परिक्रमण बोल रहे हैं। अच्छा, ये घूर्णन के कारण ये अपने जगह पे जो घूम रहे हैं, जिसके कारण दिन और रात हो रहा है, और चारों तरफ घूम रहे हैं, तो तुम देख ही रहे हो भाई कि दूरी बढ़ने पर सूर्य का दूरी भी बढ़ गया, जिससे इनका प्रकाश पहुंचने में दिक्कत हो रहा है। जब यहां तक प्रकाश ज्यादा नहीं पहुंचेगा तो इंटेंसिटी उसकी कम हो जाएगी। इंटेंसिटी फील करने का बढ़िया उपाय है अपने पास कि हम ठंडी में दोपहर में धूप में खड़े हो जाएं, आराम से रह लेंगे, कहेंगे इंटेंसिटी कम, धूप की इंटेंसिटी कम। क्या धूप कम मात्रा में पड़ रही है? ऐसा नहीं है। धूप का जो नंबर आप फोटान गिर रहे हैं वो कम गिर रहे हैं। चल भाई थोड़ा सा हम समझाते हैं इनको। फोटान, सूर्य की जो प्रकाश की किरणें आती हैं ये फोटान पैकेट के रूप में गिरती है, और ये पैकेट की संख्या जब पास में है तो ज्यादा गिरेगी, और जब पैकेट की संख्या 1 मिनट में 1 सेकंड में हम गिने तो अगर ज्यादा गिरेगी तो हमको तेज गर्मी लगेगी, तो हम बोलेंगे इंटेंसिटी ज्यादा। और अगर इनकी दूरी बढ़ गई तो गिरने वाले पैकेट की संख्या कम हो जाएगी, जिसके कारण हम बोलेंगे कि तापमान थोड़ा सा कम हो गया। इंटेंसिटी फील आया? कहते हैं बायोलॉजी या लाइफ साइंस, जो कोई बायोलॉजी में हो रहा है वो दिखना चाहिए। हमने इंटेंसिटी समझाने की कोशिश करी तुमको। इंटेंसिटी क्या है? कि जो प्रकाश की किरण गिर रही हैं, भैया देखो वीडियो बन रहा है, जो प्रकाश की किरण गिर रही हैं वो एक्चुअली पैकेट के रूप में गिर रही है। और पैकेट जैसे 1 मिनट में हो सकता है, अगर दूरी कम है तो 50 पैकेट गिर रहा, और दूरी बढ़ गई तो 20 पैकेट गिर पा रहा। तो जब 50 पैकेट गिरेगा तो भाई उसका ताप थोड़ा बढ़ जाएगा और इसका ताप घट जाएगा, तो कहेंगे इंटेंसिटी उनकी बढ़ गई, और इंटेंसिटी बढ़ गई, ड्यूरेशन भी बढ़ गई। ड्यूरेशन समय अंतराल, तो भाई इंटेंसिटी ज्यादा है और ड्यूरेशन, जब इंटेंसिटी बदलेगी और ड्यूरेशन बदलेगा यानी टेम्परेचर बदलेगा, तो भाई वहां का वातावरण भी क्या होगा? बदल जाएगा। और अगर वातावरण बदल गया गुरु तो वहां के मौसम भी बदल जाएंगे, जिसके और मौसम बदले तो वहां पे जो उत्पाद बन रहा था वो भी बदल जाएगा। उत्पाद दो ही थे, या तो जंतु थे या तो वनस्पत थे। वनस्पत को हम बोलते हैं फौना और जंतु को बोलते नहीं, वनस्पत को बोलते फ्लोरा और जंतु को बोलते फौना। यानी वनस्पतियों और जंतुओं की वहां पर प्रोडक्टिविटी क्या हो गई? कम हो गई। और अगर ये दोनों प्रभावित हो गए तो वहां के लोग प्रभावित हुए, संसार प्रभावित हुआ, जिन्हें हम बोलते हैं बायोम्स प्रभावित हो गया। और इनको सीखने के लिए हमें बायोम्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। हमारी दुनिया में अब हमारा नया हेडिंग होना चाहिए बायोम्स। एक बार हमारे साथ बोल दीजिए, हमने क्या पढ़ा? ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट, जीव और उनका पर्यावरण। इनको समझने के लिए हमने संरचना बनाई, बताया कि ऐसी संरचना है जो कैसी है? इलिप्टिकल, और इनमें 2 फोकस किए, 2 फोकस, और बीच में क्या स्थित है? सूर्य। और सूर्य के चारों तरफ अपना पृथ्वी क्या कर रही? चक्कर लगा रही। चक्कर पृथ्वी में लगाने के 2 उपाय हैं, एक का नाम है रोटेशन और एक का नाम है रिवोल्यूशन। रोटेशन अपने अक्ष पे घूमना, रिवोल्यूशन चारों तरफ चक्कर लगाना।
अपने अक्ष पर घूमती है जिसके कारण होता है दिन और रात, और चारों तरफ घूमती है जिनके कारण समर होता है गर्मी, और क्या होता है विंटर यानी ठंडी होती है। और इनके वजह से दो चीजें प्रभावित होती है, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन। और जब इंटेंसिटी और ड्यूरेशन बदल गए, उनमें परिवर्तन हो रहा है, तो भाई क्लाइमेट भी बदल जाएगा। क्लाइमेट बदलेगा तो वेदर भी, मौसम भी बदल जाएगा, और मौसम बदलेगा भाई तो प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिक बदल जाएगी, जिसके कारण वनस्पति और जंतुओं दोनों पे बदलाव होगा, और इस प्रकार हमारा बायोम्स भी प्रभावित हो जाएगा। तो इनको समझने के लिए हमने लार्ज यूनिट अपने पास रखी, बायोम्स। संसार में बहुत बायोम्स है, इनमें से हम लोग 6 प्रकार की बायोम्स अपनी किताब डिस्क्राइब करती है, तो 6 प्रकार के बायोम हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला बायोम्स है डिजर्ट। डिजर्ट डिजर्ट के बाद है ग्रासलैंड। क्या भैया? ग्रासलैंड। ग्रासलैंड के बाद है टेम्परेट रीजन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल के बाद है टेम्परेट रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट रीजन। और टेम्परेट के बाद है टैगा। टैगा के बाद है टुंड्रा। ये 6 मेजर बायोम हैं, बड़े बड़े 6 बायोम्स हैं। हिंदी में डिजर्ट को बोलते हैं मरुस्थल। ग्रास मतलब घास, घास स्थल। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय वन, उष्ण कटिबंधीय वन। टेम्परेट को बोलते हैं शीतोष्ण वन, शीतोष्ण वन। और टैगा को बोलते हैं कॉनिफेरस फॉरेस्ट, कॉनिफेरस फॉरेस्ट। हिंदी में कॉनिफर वो संरचना होती है जो शंख जैसी होती है, ऐसी कुछ संरचना, इनको बोलते हैं शंक्वाकार वन, शंक्वाकार वन। और टुंड्रा में आते हैं अल्पाइन, आर्कटिक और अल्पाइन, आर्कटिक और अल्पाइन, आर्कटिक और अल्पाइन। हमारे बहुत प्रकार के बायोम्स हैं, उनमें से हम लोग 6 प्रकार के बायोम्स सिर्फ अपनी किताब में पढ़ते हैं। एक का नाम है डिजर्ट, जिनको हिंदी में मरुस्थल। नंबर दूसरा ग्रासलैंड, जहाँ पर घास उगती है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जिन्हें उष्ण कटिबंधीय वन बोलते हैं। टेम्परेट रीजन, जिसे शीतोष्ण वन बोलते हैं। टैगा, जिन्हें शंक्वाकार वन बोलते हैं। और टुंड्रा में आता है आर्कटिक और अल्पाइन। इनको समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा संरचना देखते हैं पृथ्वी के बारे में। भाई कुछ नहीं जान पाए, एक बात जान गए, कितने प्रकार के बायोम्स हैं? 6। एक का नाम मरुस्थल, दूसरे का नाम घास स्थल, तीसरे का नाम उष्ण कटिबंधीय वन, उसके बाद शीतोष्ण वन, उसके बाद शंक्वाकार वन, उसके बाद आर्कटिक और एल्पाइन जो आते हैं टुंड्रा में। साथ में बोले कितने प्रकार के बायोम? 6। एक का नाम डिजर्ट, उसके बाद ग्रासलैंड, उसके बाद ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उसके बाद टेम्परेट, उसके बाद टैगा, उसके बाद टुंड्रा। टुंड्रा में आते हैं आर्कटिक और अल्पाइन। हम लोग जानते हैं कि 2 छोर होते हैं, एक का नाम है नॉर्थ पोल, एक का नाम है साउथ, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। बीच से एक रेखा गुजरती है, और इन रेखा को बोलते हैं ट्रॉपिक, ट्रॉपिक रीजन। क्या बोलते हैं?
ट्रॉपिक रीजन, इसी पे यहाँ पर बोलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अच्छा, इनसे थोड़ा सा ऊपर 23 डिग्री पर जो रीजन होता है उसे बोलते हैं थोड़ा सा ऊपर बोलते हैं, इनसे थोड़ा सा नीचे जब शब्द आएगा तो लगाते हैं सब ट्रॉपिक रीजन। कौन है? ट्रॉपिकल रीजन। उसके बाद सब ट्रॉपिक, इधर भी सब ट्रॉपिक। इस वाले जोन को हम बोलते हैं टेम्परेट जोन। क्या बोलते हैं? टेम्परेट। इसको भी बोलेंगे टेम्परेट। सबसे बीच में कौन है? ट्रॉपिकल रीजन। उसके बाद सब ट्रॉपिक, फिर टेम्परेट, टेम्परेट के बाद सब टेम्परेट रीजन, सब टेम्परेट रीजन। और उसके बाद साउथ पोल, इधर नॉर्थ पोल। जो नॉर्थ पोल है यहीं पर आते हैं आर्कटिक टुंड्रा, और यहां पर आते हैं अल्पाइन टुंड्रा। और यहाँ ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं, यहाँ पर कौन है? सब ट्रॉपिक में आते हैं कॉनीफेरस, कॉनीफेरस। शंक्वाकार बनाते हैं यहाँ, शंक्वाकार वन। टेम्परेट रीजन में इधर हमने 6 प्रकार के बारे में बताया, उन्हीं को देख रहे हैं हम लोग। एक का नाम बताया डिजर्ट, डिजर्ट के बाद ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, फिर टेम्परेट, डिजर्ट, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, यहीं पर बताया ग्रासलैंड, ग्रासलैंड, और इनके बाद टैगा और टुंड्रा, टैगा और टुंड्रा। भाई ट्रॉपिकल, जहाँ पे ट्रॉपिक रीजन है यहाँ पे जो फॉरेस्ट पाए जाएंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यहाँ निरंतर वर्षा से भीगे वन है, जहाँ पर वर्षा 24 घंटा लगातार होती रहती है। उसके बाद टेम्परेट रीजन आया, थोड़ा सा ऊपर बढ़ो, टेम्परेट रीजन में यहाँ पर पाए जाएंगे। फिर टैगा पाया जाएगा अपना नॉर्थ रीजन और साउथ रीजन पे, टैगा पाया जाएगा। टुंड्रा, टुंड्रा पाया जाएगा नॉर्थ और साउथ पे, और जो बटा टैगा वो सब ट्रॉपिक, सब टेम्परेट और सब टेम्परेट लेवल में पाया जाएगा। तो इस प्रकार 6 बायोम कहाँ पाए जाते हैं? मैंने बताया आपको कि यहाँ पर ट्रॉपिक लेवल होते हैं, बीच में जो मध्यांतर रेखा है वहां पर जो लेवल है उसका नाम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। उसके बाद सब ट्रॉपिक रीजन, सब ट्रॉपिक रीजन में हमारे आते हैं डिजर्ट, ग्रासलैंड, फिर टेम्परेट, फिर सब टेम्परेट और नॉर्थ और साउथ। यहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम होता है, 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास। कहते हैं कि जीवधारी पृथ्वी पर निवास करते हैं, ऐसा नहीं कि वो लोग यहीं पर रहते हैं। जीवधारी सबसे खतरनाक आदमी है हमारी दुनिया की, ये अपना मरुस्थल में भी रह लेंगे जहां पर टेम्परेचर बिल्कुल बहुत ज्यादा है, रेगिस्तान, और पहाड़ियों पर रह लेंगे। कहती है किताब की, गहरी समुद्री खाइयों, प्रचंड धाराओं, समुद्र की खाइयों में, प्रचंड धाराओं में हर जगह रहने के लिए जीव क्या हो चुका है? अनुकूल हो चुका है। जैसी स्थिति होगी वो अपने आप में बदलाव कर लेगा। इस क्रिया को अनुकूलन बोलते हैं। कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट, यहाँ सब पोलर, जहाँ पर टेम्परेचर बिल्कुल 0 है, नॉर्थ और साउथ पोल पर, यहाँ भी प्राणी बड़े आसानी से रह रहे हैं।
थर्मल वेंट्स, कुछ जीवाणु ऐसे हैं जो टेम्परेचर 100 डिग्री पर भी रह लेते हैं। तो भाई मनुष्य और प्राणी जो छोटे मोटे कीड़े सब पूरे संसार में फैले हुए हैं, कहीं पर भी रहने के लिए अनुकूल है। इनको अध्ययन करके कि ट्रॉपिकल रीजन में, सब ट्रॉपिक में, टेम्परेट में, सब टेम्परेट में, नॉर्थ और साउथ पर इनका टेम्परेचर अध्ययन किया गया और प्रेसिपिटेशन अध्ययन किया गया। प्रेसिपिटेशन का है स्नोफॉल और रेनफॉल, कि बर्फ कहाँ गिर रही है, कहाँ पर वर्षाएं हो रही लगातार, इनको अध्ययन करना हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। और प्रेसिपिटेशन को हिंदी में बोलते हैं वर्षण। और एक कौन है, टेम्परेचर। तो वर्षण और टेम्परेचर दोनों के बारे में अध्ययन करके, इन लोगों को देख करके कहाँ टेम्परेचर कितना है, इसके आधार पर उन्होंने एक चार्ट बनाया है और बताया है, हम आपको बता रहे हैं। कितने प्रकार के बायोम है अपने यहाँ, 6। पहला नाम डिजर्ट, दूसरा नाम ग्रासलैंड, फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, फिर टेम्परेट रेन फॉरेस्ट, फिर टैगा और टुंड्रा। ये सब हमारे यहाँ क्या है, बायोम्स। बायोम्स कहाँ से आए, हमने आपको बताने की कोशिश करी थी कि क्लाइमेट चेंज होगा, वातावरण जिसके कारण अपना मौसम में बदलाव होगा, और मौसम में बदलाव होगा तो प्रोडक्टिविटी घट बढ़ जाएगी और फ्लोरा और फौना दोनों क्या हो जाएंगे, प्रभावित हो जाएंगे, जिसके कारण अपना पूरा स्फीयर प्रभावित हो जाएगा, ब्रह्मांड प्रभावित हो जाएगा, जिन्हें हम बोला था बायोम्स। और बायोम्स ज़्यादा बड़े बड़े कितने प्रकार के, 6। एक का नाम डिजर्ट, दूसरे का नाम ग्रासलैंड, फिर टेम्परेट, फिर ट्रॉपिक, फिर टेम्परेट और ट्रॉपिक, और ट्रॉपिक के बाद अपना आया था टैगा, और क्या आया था, टुंड्रा। इन सब 6 के बारे में टेम्परेचर अध्ययन किया गया, उनका प्रेसिपिटेशन अध्ययन किया गया कि स्नोफॉल कैसी है, बर्फ कैसे है, और उनका रेन वाटर बारिश कैसे हो रही है। इनके अध्ययन पे 2 चीजें बनाई गई, एक बताएगा मीन एनुअल टेम्परेचर कि उनका औसत तापमान कितना है, एक बताएगा मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन, साल भर का उनका रेनफॉल और स्नोफॉल क्या है। इनको समझने के लिए 2 बातें बताई गई, इनका डाटा लिखा हुआ है, रेंज लिखा हुआ है कि डिजर्ट है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, टेम्परेट है, टेम्परेट रीजन के फॉरेस्ट हैं, डिजर्ट और ग्रासलैंड भी है, यहाँ भी है ग्रासलैंड, डिजर्ट है, ग्रासलैंड है और टेम्परेट रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिक रेन फॉरेस्ट और टेम्परेट रेन फॉरेस्ट है। और इसके बाद कॉनिफेरस फॉरेस्ट है, कॉनिफेरस फॉरेस्ट है। टेम्परेट को ही तो हमने कॉनिफेरस बोला था, टेम्परेट को ही हमने क्या बोला है भाई, कॉनिफेरस फॉरेस्ट। टेम्परेट पे वो क्या बोला है, कॉनिफेरस फॉरेस्ट। और इसके बाद क्या है, 1 2 3 4 टैगा और टुंड्रा। आपको हिंदी जाननी है तो पीछे अभी मैंने बता दी है इनकी हिंदी। कि डिजर्ट को मरुस्थल बोलते हैं, इनको घास स्थल बोलते हैं, और इधर क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय वन, और उष्ण कटिबंधीय वन के बाद बोलते हैं शीतोष्ण वन, और इनको शंक्वाकार वन। टैगा और टुंड्रा, टुंड्रा में आते हैं अल्पाइन, और कौन आता है भाई, आर्कटिक और अल्पाइन, आर्कटिक। इनका हम टेम्परेचर बताएंगे कि वर्ष भर में कितना रहता है, कितना बढ़ोतरी, कितना घटोतरी, और इनका प्रेसिपिटेशन बताएंगे कि स्नोफॉल और रेनफॉल कितनी हो रही है। उसी चार्ट के आधार पर इन्होंने बताया है कि डिजर्ट में 5 डिग्री से 13 डिग्री सेल्सियस तक इनका तापमान जाता है, और
ग्रासलैंड में 2 से 26 और टेम्परेट रेन फॉरेस्ट में इनका ट्रॉपिक रेन फॉरेस्ट में इनका जाता है 5 से 25 डिग्री सेल्सियस। और इनका जाता है 2 से 15 डिग्री सेल्सियस, 2 से 15। और इन लोगों का जाता है 0 से 1 डिग्री सेल्सियस, 0 से 1 डिग्री सेल्सियस। एक बार हम डाटा देख लेते हैं कि डिजर्ट वाले का 5 से 13, ग्रासलैंड का 2 से 26, ट्रॉपिक का 20 से 25 और टेम्परेट फॉरेस्ट का 8 से 25। एक मिनट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का 20 से 25 और टेम्परेट रेन फॉरेस्ट का 8 से 25। कॉनिफेरस ट्रॉपिकल हो गया, टेम्परेट हो गया, हाँ। और फिर इनका कितना है, टैगा का 2 से 15 डिग्री सेल्सियस और इन लोगों का 10 डिग्री से 1 डिग्री सेल्सियस। इसी प्रकार इनका मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन है कि इनमें स्नोफॉल और रेनफॉल कितनी हो रही सेंटीमीटर में बताई गई है, 10 से 50 सेंटीमीटर, 40 से 90 सेंटीमीटर, 150 से 450 सेंटीमीटर, 70 से 220 सेंटीमीटर, 50 से 250 और 25 से 125 सेंटीमीटर। ये इनका 2 बातें बताई गई, मीन एनुअल टेम्परेचर, मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन। मतलब इनका टेम्परेचर में कितना बढ़ोतरी होता है साल भर में, और इनका बताया गया कि प्रेसिपिटेशन में कितना बढ़ोतरी होता है। मतलब इनका जो स्नोफॉल और रेनफॉल है उनका एवरेज बताया गया, औसत बताया गया। चलिए इनके कारण होता क्या है मैं तुम्हें बताता हूं कि हमारे पास डिजर्ट है, ग्रासलैंड है। ये डाटा भैया आपको लर्न करना है तो लर्न कर लीजिए, वैसे कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं। थोड़ा सा किताब इन डाटा के बारे में बताई थी इसलिए हम लोग बता दिए। चलो मैं बताता हूं, 2 बात तो आप जानिए कि इनमें मीन मतलब औसत, मीन एनुअल साल भर में टेम्परेचर, औसत साल भर में टेम्परेचर, और मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन। मीन मतलब औसत साल भर में, एनुअल मतलब साल भर में, प्रेसिपिटेशन मतलब वर्षण कि उनका स्नोफॉल क्या है, बर्फ, स्नोफॉल मतलब बर्फ हो गिरना, और उनका रेनफॉल क्या है, उनमें वर्षा कितनी देर तक हो रही। इन दोनों में चेंज होने के कारण परिवर्तन है, देख ही लिया। लोकल और रीजनल चेंज आते हैं, लोकल और रीजनल चेंज आते हैं, जिनके कारण हमारा हैबिटाट चेंज होता है, वास स्थान बदल जाता है। क्या बोला, डिजर्ट, ग्रासलैंड, ये सब क्या है, बायोम्स हैं 6 प्रकार के। इनमें मीन एनुअल टेम्परेचर चेंज होता है और मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन चेंज होता है। दोनों चेंज होने के कारण लोकल और रीजनल चेंज आते हैं, जिससे हमारा क्या बदल जाता है, हैबिटाट बदल जाता है, जहां पर हम वास तथा वास स्थान बदल जाता है, वास तथा वास स्थान में परिवर्तन होता है। और इनमें रह रहे हैं 2 लोग, एक का नाम है अबायोटिक फैक्टर, अबायोटिक फैक्टर कंपोनेंट, और एक रह रहे हैं अपना बायोटिक फैक्टर। बायोटिक मतलब जैविक लोग रह रहे हैं और अजैविक। जब हैबिटाट में चेंज आया तो जैविक और अजैविक दोनों में प्रभाव होगा। अजैविक जिनमें जीवन नहीं है ऐसे लोग, जैसे टेम्परेचर चेंज होगा, वाटर का प्रभाव होगा, सनलाइट ये भी प्रभाव डालेगी, जिसके कारण
सॉइल में भी चेंज होगा, टेम्परेचर, वाटर और सनलाइट और सॉइल। टेम्परेचर तापमान, जल, सनलाइट सूर्य का प्रकाश, सॉइल मिट्टी, ये लोग जो होते हैं अजैविक चेंजेस लाते हैं, यानी अजैविक लोग होते हैं जिनको हम अबायोटिक बोलते हैं। ये लोग जैविक हैं, जीवधारी हैं, ये भी प्रभाव डालते हैं। ए भैया हम लोग इंटरेक्शन पारस्परिक क्रिया को तो पढ़ रहे हैं, तो इनमें दो लोग हैं अबायोटिक और बायोटिक। अबायोटिक में टेम्परेचर, वाटर, सनलाइट और सॉइल आते हैं, ताप, जल और सूर्य का प्रकाश और मिट्टी आते हैं। और इधर कौन है बायोटिक कंपोनेंट, इनमें आते हैं प्रीडेटर। प्रीडेटर इनको बोलते हैं शिकार शिकारी वाला रिलेशन। कौन कौन आता, शिकार और शिकारी। जैसे बकरी है, बकरी को अपना शेर खाएगा तो शेर को बोलेंगे शिकार करेगा, बकरी को शिकारी बोलेंगे, और बकरी को क्या बोलेंगे शिकार। तो इस प्रकार की रिलेशनशिप पाई जाती है बायोटिक में। दूसरा आते हैं पैरासाइट। पैरासाइट जिनको हम बोलते हैं परजीवी। पर मतलब दूसरों पर, जीवित मतलब जीवन यापन करना। जैसे हमारे शरीर पर जुआ रह रहा है तो जुआ भी जीवित है, हम भी जीवित लोग। तो जब एक जीवित जीव दूसरे जीवित जीव के ऊपर रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है, इस प्रकार के रिलेशन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, पैरासाइट या परजीवी। और इन्हीं में आते हैं पैथोजन। पैथोजन ऐसी जनता है जो हमको बीमारी काज करे, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, सब क्या है पैथोजन है। तो हम लोग अबायोटिक और बायोटिक दो चीजें पढ़ेंगे भाई। मीन एनुअल टेम्परेचर, मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन बदलने से लोकल और रीजनल चेंज आते हैं, जिससे हमारा वास स्थान में परिवर्तन होता है। तो उनमें जो लोग रह रहे हैं उनमें भी परिवर्तन होगा। दो प्रकार के लोग, जिनमें जीवन नहीं है, जिनमें जीवन है। जीवन है तो बायोटिक, नहीं है तो अबायोटिक। अबायोटिक में टेम्परेचर हमारा तापमान प्रभावित होगा, वाटर, सनलाइट, सॉइल। और जब बायोटिक में कौन कौन आएगा, प्रीडेटर, पैरासाइट, पैथोजन। तो भाई अपनी अगली हेडिंग क्या होनी चाहिए, टेम्परेचर का प्रभाव। टेम्परेचर क्या प्रभाव डालेगा, तो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे टेम्परेचर कैसे जीवों को प्रभावित करता है, क्या काम है, सब टेम्परेचर के बारे में पढ़ाएंगे, ताप के बारे में पढ़ाएंगे। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। एक बार हम लोग थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं 1 मिनट में, आपको आएगा। देखिए भैया आप समझने की कोशिश करिए। थोड़ा सा अगर हिंदी मीडियम से पहली बार में दिक्कत होगा, धीमे धीमे आपको हर बातें समझ में आ जाएगी। इनकी नोट्स भी हम लोग प्रोवाइड करा देंगे हिंदी इंग्लिश दोनों में, जिससे आपको समझने में क्या दिक्कत नहीं होगी। आपको बताता हूं मैंने आज क्या पढ़ाया, 1 मिनट में बताता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे, रखिए हिलेगा तो नहीं। हम लोग पढ़ रहे थे इकोलॉजी, और हमने तुमको बताया इको का मतलब घर, लॉजी का मतलब अध्ययन करना। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले जिसने किया उसका नाम है रीटर, और बाद में इसके बारे में जिसने बताया उसका नाम है हेकेल। हेकेल ने इनको डिस्क्राइब किया इनके बारे में। इकोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ इंटरेक्शन, इंटरेक्शन को समझना जिस विज्ञान में होता है उसी का नाम है इकोलॉजी। कहते हैं कि इंटरेक्शन किसके बीच है, पारस्परिक क्रिया किसके बीच है, तो हमने बताया आपको ऑर्गेनिज्म है। ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनिज्म से क्या रिलेशन है, ऑर्गेनिज्म का वातावरण से, एनवायरनमेंट से क्या रिलेशन है, इसके बारे में बताना इंटरेक्शन कहलाता है। इनको पढ़ने के लिए, इंटरेक्शन को समझने के लिए हमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन समझना जरूरी होगा, जिसमें हमने बताया, क्या बताया भैया, कोशिका, कोशिका एक दिन ऊतक बनाएगी, ऊतक एक दिन अंग बनाएगा, अंग से अंग तंत्र बनेगा,
अंग तंत्र जो होगा वो शरीर का निर्माण करेगा, जिसे हम ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। और ऑर्गेनिज्म मिल करके किसका निर्माण करेगा? ऑर्गेनिज्म पूरा पूरा मिल करके पॉपुलेशन बनाएगा, और पॉपुलेशन जो मिलेगी कम्युनिटी बनाएगी, और कम्युनिटी जो मिलेगी वो इकोसिस्टम बनाएगी, बायोम्स बनाएगी। इकोसिस्टम बनाएगी और क्या बनाएगी? बायोम्स बनाएगी, संसार बनाएगी। भाई इस घर में, संसार में ऑर्गेनिज्म रह रहा, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बंद हो गए। तो इन चारों के बारे में हमको पढ़ना, और जो हम अभी लेसन स्टार्ट किए उसमें ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन दो ही को उठाएं। तो अगला लेसन आपका समुदाय होना चाहिए, उसके बाद इकोसिस्टम होना चाहिए। है ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन के बारे में इस लेसन में हमने पढ़ा, और हमने आपको बताने की कोशिश करी। आपको बताया कि इनको समझने के लिए, इंट्रैक्शन को समझने के लिए दो लेवल के क्वेश्चन उठते हैं, व्हाई और हाउ। व्हाई वाले में बताता है क्यों, उसमें सिग्निफिकेंस का पता लगता है और महत्व का पता लगता है। और हाउ वाले क्वेश्चन में आपको क्या जानकारी मिलती है? कैसे काम हो रहा है, मैकेनिज्म के बारे में जानकारी मिल रही है। इसके बाद हम लोग बताए कि इनमें सूर्य फोकस पर स्थित है, चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है, जिसके कारण दिन रात हो रहे हैं, और दिन रात हो रहे हैं जिसमें टेम्परेचर बदल रहा है, प्रेसिपिटेशन बदल रहा है, और टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन बदलने के कारण इन्वायरमेंट में चेंज हो रहे हैं। और जब इन्वायरमेंट में चेंज होंगे, टेम्परेचर में चेंज होगा, तो प्रोडक्टिविटी अपनी बदल जाएगी, जिससे फ्लोरा और फौना दोनों क्या हो जाएंगे? प्रभावित हो जाएंगे। इस प्रकार हमारा पूरा बायोम्स प्रभावित हो जाएगा। और मेजर 6 प्रकार के बायोम्स हैं, डिजर्ट और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट, टुंड्रा, टैगा। टैगा में अल्काइन और अल्पाइन टुंड्रा आते हैं, आर्कटिक टुंड्रा आते हैं। और इन 6 में 2 प्रकार के चेंजेस बताए हमने, औसत निकाला उनका, मीन एनुअल टेम्परेचर और मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन। और इन दोनों के बदलने के कारण लोकल और रीजनल चेंज आए, और लोकल और रीजनल चेंज होने के कारण 2 प्रकार के लोग प्रभावित हुए, उनका वासस्थान प्रभावित हुआ, हैबिटाट चेंज हुआ। और हैबिटाट चेंज होने के कारण भाई अबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट में प्रभाव जाएगा। अबायोटिक में आते हैं टेम्परेचर, वाटर, सनलाइट, और क्या आता है? सॉइल। और जबकि बायोटिक फैक्टर में प्रीडेटर, प्रे, रिलेशनशिप, शिकार शिकारी वाले लोग आते हैं, पैरासाइट आते हैं, परजीवी आते हैं, और एक लास्ट आते हैं, इनका नाम पैथोजन है। इस प्रकार हमें अबायोटिक, बायोटिक कंपोनेंट को पढ़ना चाहिए। तो पहला अपना टॉपिक क्या होना चाहिए? अबायोटिक फैक्टर। और अबायोटिक फैक्टर में क्या होना चाहिए भाई? टेम्परेचर। तो हम जो नेक्स्ट लेक्चर पढ़ाएंगे टेम्परेचर के बारे में, आपको रिलेशनशिप बताएंगे। और टेम्परेचर के बाद बिना बताए आप जानेंगे वाटर, वाटर के बाद सनलाइट, सनलाइट के बाद सॉइल, सॉइल के बाद प्रीडेटर, प्रीडेटर के बाद पैरासाइट, और पैरासाइट के बाद पैथोजन। इन सब का इंट्रैक्शन समझा करके पारस्परिक क्रिया, अपना लेसन क्या हो जाएगा? खत्म। तो आपको अगले लेसन में, अगले लेक्चर में हम लोग टेम्परेचर के बारे में बताएंगे, टेम्परेचर के बारे में बताएंगे। आपको आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।